नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सामान्य नागरिकता संहिता के मुद्दे पर भाजपा सरकार की ओर से जनता को भ्रमित किया जा रहा है। सरकार में सामान्य नागरिक संहिता पर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, जिससे बार बार सामान्य नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। सामान्य नागरिक संहिता के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर पलटवार किया है। प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का एजेंडा है, जो भाजपा के घोषणा पत्र में भी शामिल है। बार बार समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कहकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। यदि सरकार की मंशा समान नागरिक संहिता को लाने की है तो अपने स्तर पर निर्णय लें। बाईस तारीख को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी हो चुकी है। वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की जीत को लेकर भी माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि बीजेपी एक चालाक पार्टी रही है और वो भगवान राम के नाम को भी महज राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी पर हमला, उन्होंने बयान दिया है। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी एक चालाक पार्टी है और वो राम को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, जिसको लेकर अब विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर बयान करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला किया है। करण मारा ने बीजेपी को चालाक पार्टी बताया है बयान देते हुए। देखिए, बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी कोई प्रिज्यूम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बड़ी चालाक पार्टी है और भगवान राम का इस्तेमाल राजनीति में कर रही है। हालांकि राम की जो मर्यादाएं हैं उनसे इनका दूर दूर तक कोई लेना देना, कोई रिश्ता नहीं है। शंकराचार्यों का की जो शंकाएं हैं वो यूं ही नहीं है। जिन्होंने पूरे रामलला की लड़ाई को लड़ा, कोर्ट में लड़ा, हुआ सारे बाहर हैं। और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ चाटुकार लोग और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ संगठन इसमें आगे आ गए हैं। जो हकीकत है वो लोग बाहर हैं। जिन्होंने कोर्ट में पैरवी की, जिन्होंने आंदोलन चलाया, वो सभी लोग तो आज बाहर हैं। तो ये सब चीज लोग देख रहे हैं और जो अभी नहीं भी देख पा रहे हैं उनको आने वाले समय में पता चल जाएगा। माता सुरकंडा देवी के उपासक अजय विजयवान ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीतिक दलों से राजनीति नहीं करने की अपील की है। उपासक अजय विजयवान का कहना है कि भगवान श्री राम दरबार की प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति करने से सनातन धर्म का अनादर होगा और दूसरे धर्म के लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। शनिवार को ढालवाला स्थित अपने पूजा स्थल पर माता सुरकंडा देवी के उपासक अजय विजयवान ने कहा कि शंकराचार्य के बयान को लेकर किसी को भी, विपक्षी दल को भी राजनीतिक नहीं करनी चाहिए, जो कि विपक्षी दल जमकर राजनीति कर रहा है। राजनीति से ऊपर धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य धर्म के प्रधानमंत्री हैं, उनके बयान को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। शंकराचार्य भगवान शंकर के रूप में विराजमान है और उनके बयान पर राजनीति करना भगवान शंकर की तीसरी आंख को छेड़ने के जैसा है। दून अस्पताल के अंदर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि 570 बेड का नया टावर दून अस्पताल में बनने जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और लगभग 1 साल के अंदर उसके पूरे होने की संभावना है। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे मुख्य रूप से पीडियाट्रिक्स विभाग, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, बाल रोग विभाग, सर्जरी विभाग एवं ऑर्थोपेडिक्स, मुख्य रूप से इन चारों विभागों को उसमें शामिल करने का प्रावधान किया गया है। दून अस्पताल में निर्माण कार्य शुरू हो गया है और दून अस्पताल में सभी सुविधाएं अब मिलेंगी। सभी कार्यों का निर्माण इसमें चल रहा है। 570 बेड का नया टावर बनने जा रहा है, जिससे कि सभी को यहां पे सारी सुविधाएं मिलेंगी। दून अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 570 का एक अस्पताल बनने जा रहा है। इस अस्पताल में मरीजों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। 570
बेड का यह अस्पताल बनने जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। दून अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 570 के बेड के साथ इस टावर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और दून अस्पताल जल्द ही बनकर तैयार होगा। नए जो है टावर, जिसमें कि 570 बेड का जो है प्राविधान रखा गया है और उसका निर्माण कार्य जो है अभी प्रारंभ हो चुका है और मुझे लगता है शीघ्र ही लगभग 1 साल के अंतर्गत बनने की संभावना है। इस टावर में हम मेनली गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें स्त्री रोगों का इलाज किया जाता है, और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, बच्चों का डिपार्टमेंट, और सर्जरी विभाग और ऑर्थोपेडिक्स, इन मेन 4 विभागों को जो है उसमें स्थान देने का प्रावधान किया है। ऋषिकेश में उप जिला चिकित्सालय में अब नर्सिंग स्टाफ की कमी नहीं रहेगी। राज्य सरकार ने 35 नए नर्सिंग स्टाफ की भर्ती उप जिला चिकित्सालय में कर दी है। सभी नर्सिंग स्टाफ को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा है और उन्हें ईमानदारी और निष्ठा के साथ ड्यूटी करने के लिए भी कहा है। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि ऋषिकेश का उप जिला चिकित्सालय पूरे पहाड़ के लोगों के लिए जीवन दान देने वाला है और यहां पर लंबे समय से नर्सिंग स्टाफ की कमी चल रही थी, जिसे सरकार ने पूरा कर दिया है। का स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम 3000 नर्सिंग अधिकारियों को वर्षवार वेतन दे रहे हैं और अभी लगभग 1400 नर्सिंग अधिकारियों को आजकल हम हर जिलों में लेकर दे रहे हैं। आज 35 नर्सिंग अधिकारियों को हमने रिश्ते दिए हैं। अब जो हमारा उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश, यहाँ पे जो आईसीयू की दिक्कत थी, यहाँ पे जो इमरजेंसी की दिक्कत थी, अब हमको यहाँ पे सभी नर्सिंग अधिकारी मिल गए हैं। अब यहाँ पे पूरा हॉस्पिटल की आईसीयू बहुत अच्छी चल जाएगी और पूरे जिले में अब नर्सिंग अधिकारियों की कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। रामनगर रोड स्टेडियम के पास भगवती स्वीट्स में गैस सिलेंडर लीकेज से पूरी दुकान जलकर राख हो गई। इसकी सूचना फौरन फायर स्टेशन को दी गई। फायर स्टेशन प्रभारी चंदन सिंह बीस्ट दमकल गाड़ी के साथ मौके पर पहुंचे। भारी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया। वहीं जानकारी के अनुसार आग से लगभग 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। दुकान पर भीषण आग लग गई है। हालांकि दमकल की गाड़ियां वहां आग बुझाने के लिए पहुंची। बताया जा रहा है कि सिलेंडर लीकेज की वजह से ये आग लगी और दुकानदार का काफी नुकसान इसमें हुआ है। 1.5 से 2 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस भीषण आग में दुकानदार का 1 से 2 लाख का सामान जलकर राख हो गया है। सिलेंडर लीकेज की वजह से ये आग लगने का कारण बताया जा रहा है। जो ही भीषण आग दुकान में लगी, सिलेंडर लीकेज होने की वजह से दुकान में भीषण आग लगी। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया, लेकिन दुकानदार का 1 से 2 लाख का सामान जलकर इस आग में खाक हो गया है। सिलेंडर लीकेज की वजह से एक दुकान में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग में दुकानदार का 1 से 2 लाख का सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने की वजह सिलेंडर फटना बताया जा रहा है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। दमकल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग पर काबू पाया है। सूचना मिली हमारे कंट्रोल रूम में, बताया गया और तुरंत हमने एक्शन लिया। यहाँ देखा तो रास्ते में जाम भी लगा था। हम मौके पर पहुंच गए, आग को हमने कंट्रोल कर लिया है। नुकसान तो होता ही है। आग थोड़ा सा पता अपनी जानकारी लेंगे आग कैसे लगी है, कैसे लगी आग, शॉर्ट सर्किट लगी या गैस सिलेंडर से लगी आग, सर का भी सहयोग रहा और हमारे कर्मचारी का भी सहयोग रहा। सर लगभग नुकसान कितना हुआ है सर? लगभग नुकसान अब तो इसके
विश्लेषण करके मालूम पड़ेगा ना, क्या क्या बताएंगे। अभी सूचना मिली हमारे कंट्रोल रूम में, तो बताया गया, तुरंत हमने एक्शन लिया। यहाँ देखा तो रास्ते में जाम भी लगा था, हम मौके पर पहुंच गए, आग को हमने कंट्रोल कर लिया है। नुकसान तो होता ही है, आग थोड़ा सा पता अपनी जानकारी लेंगे आग कैसे लगी है, कैसे लगी आग, शॉर्ट सर्किट लगी या गैस सिलेंडर से लगी आग, ये हम करेंगे। सर का भी सहयोग रहा और हमारे कर्मचारी का भी सहयोग रहा। सर लगभग नुकसान कितना हुआ है सर? लगभग नुकसान अब तो जाए उसके विश्लेषण करके मालूम पड़ेगा ना, क्या क्या बताएंगे। अभी सूचना मिली हमारे कंट्रोल रूम में, तो बताया गया, तुरंत हमने एक्शन लिया। यहाँ देखा तो रास्ते में जाम भी लगा था, हम मौके पर पहुंच गए, आग को हमने कंट्रोल कर लिया है। नुकसान तो होता ही है, आग थोड़ा सा पता अपनी जानकारी लेंगे आग कैसे लगी है, कैसे लगी आग, शॉर्ट सर्किट लगी या गैस सिलेंडर से लगी आग, ये हम करेंगे। सर का भी सहयोग रहा और हमारे कर्मचारी का भी सहयोग रहा। सर लगभग नुकसान कितना हुआ है सर? लगभग नुकसान अब तो जाए उसके विश्लेषण करके मालूम पड़ेगा ना, क्या क्या बताएंगे। अभी सूचना मिली हमारे कंट्रोल रूम में, तो बताया गया, तुरंत हमने एक्शन लिया। यहाँ देखा तो रास्ते में जाम भी लगा था, हम मौके पर पहुंच गए, आग को हमने कंट्रोल कर लिया है। नुकसान तो होता ही है, आग थोड़ा सा पता अपनी जानकारी लेंगे आग कैसे लगी है, कैसे लगी आग, शॉर्ट सर्किट लगी या गैस सिलेंडर से लगी आग, ये हम करेंगे। सर का भी सहयोग रहा और हमारे कर्मचारी का भी सहयोग रहा। सर लगभग नुकसान कितना हुआ है सर? लगभग नुकसान अब तो जाए उसके विश्लेषण करके मालूम पड़ेगा ना, क्या क्या बताएंगे। अभी सूचना मिली हमारे कंट्रोल रूम में, तो बताया गया, तुरंत हमने एक्शन लिया। यहाँ देखा तो रास्ते में जाम भी लगा था, हम मौके पर पहुंच गए, आग को। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर खटीमा क्षेत्र में जगह जगह होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए कोतवाली परिसर में गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सभी से सहयोग की अपील की गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस अवसर पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बाईस तारीख को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगह जगह पर सुरक्षा तैनात कर दिए गए हैं और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर एक बैठक की गई, जिसमें सुरक्षा के इंतजाम को लेकर चर्चा की गई। प्राण प्रतिष्ठा के दिन की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिस दिन सुरक्षा तैनात कर दिए गए हैं। कोतवाली परिसर में एक बैठक ली गई है, जिसमें सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है और उसी के चलते आपको बता दें कि सुरक्षा तैनात की गई है हर जगह पर प्रदेश में। देखिए, ये काफ़ी पुरानी परंपरा है और ये कोई भी त्यौहार, बड़े त्यौहार आते हैं और कोई भी आयोजन होते हैं थाना क्षेत्र में, तो उसमें जो थाना क्षेत्र के संभ्रांत लोग हैं, अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनको थाने में बुला के उनके साथ उस त्यौहार या उस पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए मंत्रणा की जाती है। ये काफ़ी पुरानी परंपरा है। इसी परंपरा के तहत आज सभी संभ्रांत लोगों को बुलाया गया, उनके साथ चर्चा की गई। आगामी जो हमारा 22 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें थाना क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम होने हैं, तो उसी के दृष्टिगत उन कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी लोगों से मंत्रणा की गई ताकि सुव्यवस्थित होकर कार्यक्रमों को संपन्न कराया जाए। राजधानी देहरादून का दून अस्पताल शहर का बड़ा अस्पताल होने के कारण दूर दराज के क्षेत्रों से भी यहां पर प्रसव के लिए लोग आते हैं, जिसमें अक्सर सामान्य प्रसव के भी लोग होते हैं। इस बात को लेकर दून अस्पताल के डीएमएस डॉक्टर धनंजय डोभाल ने कहा कि हमने गायनी विभाग से बात कुछ माह का डेटा मंगाया है और ऐसा देखने में आया है कि अक्सर पेरिफेरल अस्पताल सामान्य डिलीवरी वालों को भी यहां पर रेफर कर देते हैं, जिससे कि क्रिटिकल डिलीवरी वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसको लेकर पूर्व में भी हमने सीएमओ को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि सामान्य डिलीवरी वालों को पेरिफेरल अस्पताल अनावश्यक दून अस्पताल रेफर न करें, क्योंकि इससे गंभीर प्रसव वालों को बेड उपलब्ध होने में परेशानी आती है।
देखिए ऐसा है कि जो हमारे अस्पताल में जो आने वालों की संख्या है और जो बाहर से रिफर होकर आते हैं उसकी संख्या में जमीन आसमान का अंतर होता है। बाहर से बहुत ज्यादा मरीज आते हैं और उसी का और लेकिन उनमें से कई लोगों की नॉर्मल डिलीवरी भी होती है जिनका कि नंबर काफी ज्यादा है। तो उसके लिए गायनी डिपार्टमेंट को बोला गया है कि एक डाटा देंगे हमें पिछले 2 महीने 3 महीने का, और जिसके बारे में पूर्व में भी सीएमओ साहब को एक लेटर लिखा गया है कि कम से कम जो पेरिफेरी हॉस्पिटल है उनको निर्देशित किया जाए कि जो नॉर्मल डिलीवरी है उनको अपने स्तर पे ही उसको वो उसका निस्तारण करें, क्योंकि एक बार अगर हमारे अस्पताल आते हैं तो जो सीरियस मरीज है उनको बिस्तर मिलने की असुविधा और डॉक्टरों की कमी के चलते उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिलता, उसकी भी शिकायतें मिलती हैं। तो इन सब चीजों को हम अंकुश लगा सकते हैं अगर वो पेरिफेरी में ही उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाए तो। देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने दून स्वच्छता सर्वेक्षण में देहरादून को मिली खराब रैंकिंग के पीछे अति आत्मविश्वास को वजह बताया है। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में देहरादून नगर निगम ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार हम एक ही कदम आगे बढ़े हैं। इसके पीछे देहरादून नगर निगम के जिम्मेदार लोग टॉप 50 में आने के लिए आश्वस्त हैं। उन्होंने बताया कि इस बार की गलतियों से सबक लेते हुए आगे देहरादून नगर निगम को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि दून स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार देहरादून नगर निगम एक कदम ही आगे बढ़ा है और देश भर के 446 शहरों में किए गए इस सर्वेक्षण में देहरादून को 68वीं रैंक मिली है और पिछले साल देहरादून 59वीं रैंक पर था। देखिए पिछले कई वर्षों से 2-3 वर्षों से हम लोग लगातार रैंकिंग में काफी अच्छी सुधार कर रहे थे, परंतु इस बार केवल हम लोग 69 से 68 पे आए और इसका एक मुख्य कारण ये भी रहा कि हम लोग ज्यादा अंडर 50 में हम लोग अपने आप को मान के चल रहे थे, परंतु जो हमारी एजेंसी थी उनके द्वारा जो है जीएफसी में अप्लाई नहीं किया गया 5 स्टार के लिए, जिस कारण से हमें जो है गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है जीएफसी 3 स्टार रैंकिंग ही मिली और इसके परिणाम स्वरूप जो है हमारे यहाँ जीएफसी की जो इंस्पेक्शन होती थी वो नहीं आई, जिस कारण से हमें जो उसमें न्यूनतम अंक होते हैं वही मिले, जिस कारण से हमारा जो रैंकिंग में जो एक और अच्छा काफी सुधार हो सकता था वो नहीं हो पाया। वैसे अभी हम लोगों की रैंकिंग में सुधार ही की तरफ बढ़े और इस वर्ष हम लोग इसमें और दूसरी एजेंसीज को भी इन्वॉल्व करके जो है ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी हमारे जो प्रमाण पत्र है वो समय से जो है अपलोड हो सके। धर्मनगरी हरिद्वार में धूमधाम के साथ स्ट्रीट वेंडर्स दिवस मनाया गया। हरिद्वार नगर निगम कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने कई लघु व्यापारियों को सेक्टर 2 में स्थापित किए गए वेंडिंग जोन के दुकानों की चाबियां सौंपी। इसी के साथ ही कई बुजुर्ग लघु व्यापारियों को भी सम्मानित किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि आईएएस वरुण चौधरी ने कार्यक्रम में उपस्थित लघु व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। इस दौरान लघु व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लघु व्यापारियों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन योजनाओं को आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आईएएस वरुण चौधरी कार्यक्रम में पहुंचे जहां पर उन्होंने दुकानदारों को सम्मानित किया है, स्ट्रीट वेंडर्स को सम्मानित किया है। नगर निगम कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें सभी वेंडर्स भी शामिल हुए थे और स्ट्रीट वेंडर्स दिवस मनाया गया जिसमें सभी दुकानदारों को, खासकर वृद्ध दुकानदारों को सम्मानित किया गया। नगर निगम कार्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां पे स्ट्रीट वेंडर्स दिवस मनाया गया और कई दुकानदारों को सम्मानित किया गया है। यूटिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ जगह टॉयलेट्स का इशू बताया गया है, कुछ जगह पे बताया है कि रोड पे रिपेयर की आवश्यकता है, तो ये हमने नोट कर लिया है और इसमें हम मौके पे निरीक्षण करके इसका जल्द ही निस्तारण इसका कर देंगे समस्या को। ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो पूरा प्रोसीजर है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से हो। इसमें हम लगातार वेंडर्स एसोसिएशन के साथ बात भी कर रहे हैं और भविष्य में जो हमारी अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी कि जो एरिया जो डिमार्केट किया गया है वो क्लियरली डिमार्केशन हो ताकि उसमें किसी तरह का अतिक्रमण ना हो, ना वेंडर्स की तरफ से ना किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से जो वेंडिंग जोन में अधिकृत नहीं है अपनी।
खबर काशीपुर से है, जहां पर 19वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति बैठक का आयोजन किया गया और बाजपुर रोड स्थित कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर में 19वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति का बैठक किया गया और बैठक की अध्यक्षता प्रसार शिक्षा पंतनगर के विदेशक डॉक्टर जितेंद्र क्वात्रा ने की। बैठक में आगामी वर्ष 2024-25 के महासार कैलेंडर के अनुरूप कार्य करने हेतु लक्ष्य रखा गया। साथ ही बैठक में केंद्र के वैज्ञानिकों के साथ ही पंतनगर से आए वैज्ञानिक, रेशीय विभागों के अधिकारी एवं प्रगतिशील कृषक सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनका जो हमारा जो मैंडेट है, ये है कि जो हमारा रिसर्च हुआ है, जो हमारी प्रयोगशालाओं में, लैब में, ये कैसे किसानों तक पहुंचे, इस बारे में चर्चा हुई और इसको आगे इस वर्ष क्या कार्यक्रम लिए जाएं, उस पर चर्चा हुई। आपने जो बीज उत्पादन के बारे में बोला है, बीज क्या है कि हमारा ये जो तराई का क्षेत्र है, ये गेहूं के बीज के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है और हमारी बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है गेहूं के संबंध में। अभी जो चर्चा हमने की है कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, इस पे जो है ध्यान देने की बात है, क्योंकि बीज से जो है जो ज्यादा आय होगी किसानों को, बजाय कि साधारण गेहूं बोने से। ये जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर है, इसकी 19वीं बैठक हुई है आज। वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, ये पूरे साल का कार्यक्रम बनाते हैं और हमको अगले साल क्या करना है वो चर्चा करते हैं और हमने जो अभी तक किया है उसके बारे में चर्चा की जाती है। इसके मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे जिले की जो समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखकर ये बैठक आयोजित की जाती है। श्री राम मंदिर की 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व श्री राम मंदिर तीर्थ न्यास उधम सिंह नगर के आह्वान पर गांधी पार्क में होने वाले हनुमान चालीसा कार्यक्रम में विधायक शिव अरोड़ा ने विशाल बाइक रैली मुख्य बाजार से निकलते हुए गांधी पार्क पहुंचे, जिससे सैकड़ों की संख्या में युवा भगवा ध्वज लेकर जय श्री राम के नारों के साथ पूरे दमखम के साथ गांधी पार्क हनुमान चालीसा कार्यक्रम में शामिल हुए। और वहीं विधायक शिव अरोड़ा के एन झा कॉलेज से प्रारंभ होकर गल्ला मंडी होते हुए भगत सिंह चौक से गांधी पार्क पहुंचे। वहीं सैकड़ों लोग राममय नजर आए। वहीं समाज सेवक भरत भूषण चूक ने बयान देते हुए कहा कि देश के कोने कोने में बस एक ही गूंज है, जय श्री राम का नारे की गूंज है और अब करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार होने को है। तो 22 जनवरी को पूरे विश्व अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनेगा, जिसके चलते आज हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। माताएं, बहनें, आप सबके सानिध्य में, निर्देशन में हम लोग आज साधु संतों, पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद से हमारे छात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया गांधी पार्क में, क्योंकि गांधी पार्क मध्य शहर के अंदर है, तो यहाँ से एक मैसेज जाएगा और सभी लोग आज से 3 दिवसीय लगभग कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं जो अयोध्या में, क्योंकि अभी मना किया गया अयोध्या कोई ना जाए, हम 22 तारीख के बाद सब लोग अयोध्या पहुंचेंगे, तो उसी को लेकर सब लोग आज एक सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ साधु संतों, भाई जी, गुरुओं के निर्देशन में यहाँ चल रहा है, शुरू हो गया है और कल से शोभा यात्रा, कलश यात्रा, राम भगवान की यात्राएं पूरी बस्तियों में, मोहल्लों में निकलेंगी। जगह जगह पूरे शहर में ध्वज लग रहे हैं। तो बड़े आनंद में है, उल्लास में है। 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहा है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी, अनेक महापुरुष कर रहे हैं। आज उसी आनंद में इस गांधी पार्क में हजारों हजार की संख्या में राम भक्त उपस्थित हैं। हनुमान चालीसा का पाठ होगा और 22 जनवरी को हर गली, हर मोहल्ले, हर मंदिर में आनंद के साथ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, भंडारा, प्रसाद वितरण और एलईडी और टीवी के माध्यम से उस भव्य प्राण प्रतिष्ठा के सब साक्षी बनेंगे। ये हमारी पीढ़ी के लिए आनंद का विषय है कि हमारी पीढ़ी को अवसर मिल रहा है। सभी लोग उस दिन दीपोत्सव मनाएंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश भर में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड से रेंजर्स ग्राउंड तक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में लोगों ने प्रतिभाग किया, जिसके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। वहीं इसके साथ टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह और कैबिनेट मंत्री गणेश आशा भी
मौजूद रहे।